नमस्ते विद्यार्थियों, डॉक्टर कीर्ति की हिंदी की दुनिया में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए कक्षा 10वीं हिंदी लोक भारती की पहली इकाई से 10वां अध्याय, जिसका नाम है ठेस, जो फणीश्वर नाथ रेणु जी ने लिखा है, इसके स्वाध्याय को लेकर आई हूँ। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि इसकी व्याख्या वाला जो वीडियो है वो मैं पहले ही मेरे चैनल पर डॉक्टर कीर्ति की हिंदी की दुनिया इस पर अपलोड कर चुकी हूँ। आप व्याख्या के लिए अर्थात एक्सप्लेनेशन के लिए उस वीडियो को मेरे चैनल पर देख सकते हैं। आज मुख्य रूप से स्वाध्याय के अंदर उपायोजित लेखन, भाषा बिंदु, लेखनीय, श्रवणीय, पठनीय, अभिव्यक्ति, ये सारा कुछ हम इसमें करने वाले हैं। तो आइए हम इसको शुरू करते हैं। ठेस, इस लेसन का जो स्वाध्याय है वो पेज नंबर 47 पर दिया हुआ है और इसकी शुरुआत इस तरीके से है। पहला क्वेश्चन जो हमें दिया है वो है सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए में संजाल पूर्ण कीजिए। अब संजाल पूर्ण कीजिए में हमें ये सवाल दिया हुआ है कि सिरचन को आने वाले काम। सिरचन जो कि ठेस इस कहानी का एक मुख्य पात्र है और यह जो कहानी है ये गांव आंचलिक भाग की है ना, गांव की है। तो इसके अंदर जो सिरचन एक मुख्य कैरेक्टर है, मुख्य इसका हीरो है जिस जो बोल सकते हैं हम। इसको कौन कौन से कार्य आते थे करना, तो इसमें सबसे पहला कार्य इसको आता था सतरंगे डोरे से मोढ़े बनाना। मोढ़े वो चीज़ होती है जैसे चेयर जैसी, बस उसमें पीछे टिकने के लिए नहीं होता है, पर उस पर आराम से बैठा जा सकता है। वो डोरे सतरंगे डोरे से बनाए जाते थे, वो बनाना आता है। दूसरा, उसे भूसी चुन्नी रखने के लिए मूंज की रस्सी के जाले बनाना या जाला बनाना। बड़ा सा टोकरी टाइप जाला होता है जिसमें भूसी और चुन्नी रखी जाती है, जो कि गायों को खिलाने के लिए जो है काम में आती है ना। गायों का चारा वगैरह जो रहता है उसे बोला जाता है, ठीक है। या फिर चूल्हे में जलाने के लिए जो लकड़ियाँ भूसा वगैरह रखा जाता है उसे भी कहा जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं कि तीसरा है बांस की तीलियों की झिलमिलाती चीक बनाना। चीक बनाना है ना, ऐसी खिड़कियों के लिए पर्दे वगैरह बनाना। पहले के समय में धूप अंदर आने से रोकने के लिए गर्मी के दिनों में जो है बांस की तीलियों की झिलमिलाती हुई चीक जो है खिड़कियों में लगा दी जाती थी और वो बड़ी सुंदर सुंदर डिज़ाइनों में बनती थी। इसके अलावा जो है मोथी घास और पटेर की रंगीन शीतल पाटी बनाना। अब ये शीतल पाटी भी इसका भी काम वही है, या तो ये पर्दे के समान खिड़कियों में टांगने के काम आ जाती है या फिर ज़मीन पर बिछाकर इसे बैठने के काम में भी लिया जाता है। दूसरा क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि कृति पूर्ण कीजिए। कृति पूर्ण कीजिए में हमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है सिरचन का मेहनताना, यानी सिरचन को क्या मिलता था ये सारा कार्य करने के बाद में। जब वो किसी के घर शीतल पाटी बनाता हो या किसी के घर मोड़े बनाता हो या चीक बनाता हो या मूंज की रस्सी के जाले बनाता हो, उस समय उसको उसका मेहनताना यानी उसको कितने रुपए मिलते थे या क्या मिलता था। तो उसे कोई पैसा वैसा नहीं मिलता था क्योंकि इस कार्य को इतना महत्व नहीं दिया जाता था। तो उसे सिर्फ पेट भर खाना और एक आध पुराना धुराना कपड़ा ही मिलता था, ठीक है। तो पहले इसमें हम लोग लिखेंगे पेट भर खाना और दूसरे इसमें हम लोग लिखेंगे एक आध पुराना धुराना कपड़ा। उसके बाद में मानू को उपहार में मिला, इसी के अंतर्गत दूसरा प्रश्न है। तो मानू को उपहार में नंबर 1 शीतल पाटी मिली थी और दूसरा चीक और कुश की एक जोड़ी आसनी मिली थी। और पता है कि जब सिरचन का मानू के घर में मायके में अपमान हुआ था तो वो आधे में ही काम छोड़ के चला गया था। और फिर जब उसे समझ में आया कि नहीं, मानू जो है ससुराल जा रही है और उसके ससुराल में जो है उसकी इज्जत रखना चाहिए, इसलिए वह शीतल पाठी और चीक और कुश की आसनी जो है वो कंधे पर टांग कर भागते हुए जो है रेलवे स्टेशन पर जाता है और मानू को दे देता है। और जब मानू उससे पैसे देने के लिए जाती है तो वो दोनों हाथ को दोनों कानों को हाथ लगाता है और जीभ बाहर निकाल के बोलता है ना ना दीदी, है ना। तो इस तरीके से मतलब ये जो छोटे से कलाकार होते हैं लेकिन इनका मन कितना बड़ा होता है ये यहाँ दिखाया गया है। सिरचन को लोग कहते हैं, क्या कहते हैं सिरचन को लोग? कामचोर भी कहते हैं और मुफ्तखोर भी कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 हम देखते हैं कि वाक्यों का उचित क्रम लगाकर लिखिए। वाक्यों का उचित क्रम में हमें 4 दिए हुए, सातों तारे मंद पड़ गए, ये मेरी ओर से है, सब चीज़ें हैं दीदी। ये जो शीतल पार्टी वगैरह देने के लिए उसको जाता है ना मानू को उपहार में, तब वो बोलता है। तो एकदम अंत में ये बोला गया है। लोग उसको बेकार ही नहीं बेगार भी समझते हैं। ये तो लेसन की जैसे ही शुरुआत होती है वैसे ही कहा गया है। मानू दीदी काकी की सबसे छोटी बेटी है। यह
लगभग 2 या 3 पैराग्राफ के बाद में ही इसको बोला गया। तो कहने का मतलब इसमें पहला नंबर ये आ जाता है, दूसरा नंबर ये आ जाता है, तीसरा नंबर ये और चौथा नंबर ये। इस तरीके से इसके क्रम जम जाएंगे एक के बाद एक। अब अभिव्यक्ति में हम लोग आते हैं, तो अभिव्यक्ति के अंतर्गत आपको जो है प्रश्न दिया हुआ है। क्या प्रश्न दिया है इसमें आपको कि कला और कलाकार का सम्मान करना हमारा दायित्व है, यानी हमारा ये दायित्व बनता है, हमारा कर्तव्य बनता है कि हम कला का और कलाकार का दोनों का सम्मान करें, है ना। इस कथन पर अपने विचारों को शब्दबद्ध कीजिए। शब्दबद्ध कीजिए मतलब लिखिए, है ना, शब्दों में लिखिए और क्या। तो यहाँ पे जो है कला और कलाकार का सम्मान करना चाहिए। जैसे यहाँ पर सिरचन के बारे में हम देखते हैं कि उसको किस तरह से ठेस पहुँचती है उसके दिल को, है ना, और वो उस ठेस के बाद में वो कार्य नहीं कर पाता है, क्योंकि एक कलाकार का एक सम्मान होता है। आप उसे शब्दों का सम्मान भी देंगे तो भी चलेगा, वो कभी भी आपको किसी भी काम के लिए मना नहीं करेगा। कलाकार जो होता है वो थोड़ी सी सिर्फ सम्मान का भूखा होता है, उसे पैसा इतना प्यारा नहीं होता जितना वो उसका सम्मान उसको प्यारा होता है। तो आइए हम इस अभिव्यक्ति को देखते हैं किस प्रकार से लिखना है। ये हम इस तरीके से लिखेंगे कि कला और कलाकार का सम्मान करना हमारा दायित्व है। इसमें हमारे विचार जो लिखना है, हम इसकी शुरुआत इस तरीके से करेंगे कि जीवन में कला का विशेष महत्व है ना। बिना कला के कोई जीवन नहीं होता है। मनुष्य को जीवन में एक न एक कला हमेशा आती ही है, हर एक व्यक्ति को, है ना। कला से व्यक्ति के व्यक्तित्व में निखार आता है। वो उस कला को करने के लिए जी जान से जुड़ जाता है और उससे उसकी व्यक्तित्व में अर्थात उसके पर्सनैलिटी में जो है निखार आ जाता है। हमारे देश में अनगिनत कलाएं अपनी जड़ें जमाए हुए हैं। कई कलाएं हैं जो हमारे देश में जड़ें जमाए हुए अपनी अभी भी। ये मूलतः ग्रामीण भागों में अनेक जातियों एवं जनजातियों में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को देकर संरक्षित की जाती है। अर्थात इसको पारंपरिक कलाएं भी कहा जा सकता है और इसीलिए ये पारंपरिक कलाएं कहलाती है ना, क्योंकि यह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को सिखाई जाती है। इस तरीके से पीढ़ी दर पीढ़ी जब इसका आदान प्रदान होता रहता है तो ये पारंपरिक कलाएं हो जाती है। जहाँ कला व कलाकारों का सम्मान हो, वहीं विकास के साथ साथ परंपरागत सांस्कृतिक मूल्यों का सम्मान तथा संस्कृति का संरक्षण होता है। यानी जहाँ अगर कला और कलाकारों का सम्मान नहीं होगा तो वहाँ पे विकास नहीं होगा। वहाँ पे जो भी हमारी परंपरागत सांस्कृतिक मूल्य है वो सारे नष्ट हो जाएंगे, लुप्त हो जाएंगे, तो फिर हमारी संस्कृति का संरक्षण भी नहीं हो पाएगा। इसलिए हमें कला और कलाकार दोनों का सम्मान करना चाहिए और इनका सम्मान करने वाला समाज ही जागृत, चेतन और संवेदनशील समाज कहलाता है। वही समाज जिसमें कि कला और कलाकार दोनों का सम्मान किया जाए, है ना। ऐसे समाज को हम जागृत समाज, संवेदनशील समाज ऐसा कह सकते हैं, जिसको दूसरे की संवेदनाओं की अनुभूति होती है, दूसरे के सुख दुख की अनुभूति होती है, दूसरे के जो उनकी इच्छाएं हैं जो वो करना चाहते हैं उसको समझने की अनुभूति होती है। वही समाज जो है विकास करता है। कलाकार समाज का एक महत्वपूर्ण अंग होता है। उनकी कलाओं से देश समृद्ध बनता है। कलाकार जो होता है समाज का महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि वही एक ऐसा व्यक्ति है जो कि इस पीढ़ी से उस पीढ़ी में हमारी संस्कृति को, हमारी परंपराओं को लेकर जाता है। उनकी कलाओं से देश समृद्ध बन जाता है। भारत में कई प्रकार की कलाएं हैं, जैसे लोकगीत, लोक नृत्य, धातु कला, चित्रकला, काष्ठकला, हस्तकला आदि, है ना। परंतु वर्तमान में इन कलाओं और कलाकारों को उचित श्रेय न मिलने के कारण अनेक कलाएं नष्ट होने के या मिटने के कगार पर है। भौतिकवाद एवं पश्चिमीकरण, भौतिकवाद यानी हम लोग भौतिकवाद में डूबते चले जा रहे हैं ना, और पश्चिमीकरण यानी पश्चिमी देशों का जो अंधानुकरण कर रहे हैं, इसका विपरीत परिणाम हमारी कला और कलाकारों पर भी पड़ा है। यदि हम समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का मूल्य समझकर कि हमारी संस्कृति जो है, हमारा समाज जो है वो कितना समृद्ध है, ये कितना मूल्यवान है, अगर इसको समझ ले और भौतिकवादी विकास के चकाचौंध से दूर रहें, कला व कलाकारों का सम्मान करें, तभी हम इन धरोहरों को सहेज कर रख पाएंगे। अतएव हमारा और हमारी सरकार का भी, सिर्फ हमारा ही नहीं, मतलब हम ही लोगों का नहीं, नागरिकों का ही नहीं, तो हमारी सरकार का भी ये दायित्व है, उसका भी ये कर्तव्य है कि वह सदैव कला और कलाकार का सम्मान करे और उनकी पहचान को नष्ट होने से बचाने के प्रयास करे। तो विद्यार्थियों, इस तरीके से आपको कला और कलाकार का सम्मान हमारा दायित्व ये समझ में आ ही गया होगा। अब हम इस लेसन के दूसरी चीज़ों को भी देखते हैं, जैसे लेखनीय, पठनीय, है ना।
लेखनी के अंतर्गत पेज नंबर 43 पर आपको ये प्रश्न दिया हुआ है ठेस इस लेसन में ही कि लोक कलाओं के नामों की सूची तैयार कीजिए। अब लोक कलाएं क्या होती है, लोक कलाओं में कौन कौन से प्रकार आते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने आपको यहाँ चित्रकला का प्रकार बताया हुआ है। चित्रकला भी एक प्रकार की लोक कला के अंतर्गत ही आती है। तो ऐसी कौन सी चित्रकलाएं जो लोक कलाओं के अंतर्गत आती है, इसकी सूची हमने तैयार की है कि मधुबनी जिसमें देवी देवताओं के चित्र होते हैं, वारली पेंटिंग जिसमें त्रिकोण, वर्ग, नृत्य और त्योहार आदि का वर्णन किया जाता है, ऐसे चित्र बनाए जाते हैं। कालीघाट पेंटिंग्स ये बंगाल की है जिसमें देवी देवताओं का चित्रण किया जाता है। उसके बाद में गोंड जाति की ये जो पेंटिंग होती है या चित्रकला होती है, इसमें जो रंग होते हैं विशेष रूप से इसके रंगों का ही महत्व है। इसमें कोयले से रंग बनाए जाते हैं, गोबर से रंग बनाए जाते हैं, मिट्टी से रंग बनाए जाते हैं और झाड़ू के पत्तों को पीसकर उनसे रंग बनाए जाते हैं और फिर उनसे जो है चित्र बनाए जाते हैं। फिर कलमकारी तो आप सभी जानते हैं, इसमें वनस्पति के चित्र बनते हैं। महाभारत, रामायण आदि के चित्रों का वर्णन कलमकारी के अंतर्गत किया जाता है। कलमकारी के वस्त्र तो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध भी हैं। तंजोर यानी यहाँ पर इसके जो तंजोर या तंजावुर इसको बोलते हैं, तंजावुर जगह से संबंधित है इसलिए इसे तंजोर नाम पड़ गया इस कला का। तो यह इसकी विशेषता ये होती है कि इसमें सोना पन्नी लगी हुई होती है और वही इसकी पहचान है कि तंजोर की चित्रकला है। कांगड़ा कहाँ की चित्रकला है, तो कांगड़ा जगह कहाँ पर आता है, हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी जीवन का जो वर्णन इस चित्रकला में किया जाता है। चित्तर यह एक प्रकार की हमारी लोक कला है जिसमें ग्रामीण जीवन को चित्रा जाता है। पिथोरा काश्मीरी कला है ना। इसके बाद में बाटिक जो है कपड़ों को बांध कर या सब्जी वगैरह के जो भी हमारी प्राकृतिक चीज़ें होती हैं उनको कलर में डुबाकर उनसे जो डिज़ाइनें बनाई जाती हैं उन्हें हम बाटिक कहते हैं, ठीक है। या फिर चने की दाल वगैरह बांध कर धागे से और फिर उनको कलर में डुबाकर जब बनाया जाता है उसे बाटिक कहा जाता है। बांधनी कहा जाता है, बंधेज कहा जाता है, ये सब प्रकार बाटिक के अंतर्गत आते हैं। फिर उसके बाद में यमुना घाट एक प्रकार है चित्रकला का और उसके अंदर रंगोली बनाई जाती है ज़मीन पर या पानी पर और फिर उसके ऊपर जलते हुए दीपक लगाए जाते हैं। फिर जादू पाटिया जो संताल जनजाति जो झारखंड बिहार के पास में है वहाँ की जनजाति के जीवन को इसमें बताया जाता है, चित्रबद्ध किया जाता है। पट्ट चित्रकला ये कपड़े के ऊपर बनाई जाती है और पट्ट का अर्थ ही होता है कपड़ा। फर्श चित्रकला ये फर्श पर ज़मीन पर बनाई जाती है, इसे रंगोली भी कहा जाता है। इसको कई प्रकार से बनाया जाता है, जैसे रंगोली एक प्रकार का जो पाउडर होता है उससे बनाया जाता है या चावल के मांड से बनाया जाता है। इसको ओणम के दिन मतलब हमारे यहाँ दक्षिण क्षेत्र में बनाया जाता है, दक्षिण भारत में बनाया जाता है। फिर थांका करके एक जो चित्रकला है उसमें भगवान बुद्ध से संबंधित उनके जीवन पर संबंधित आधारित सारे चित्र बनाए जाते हैं। इसके अलावा हमारा ये जो प्रश्न है कि लोक कलाओं के नामों की सूची तैयार कीजिए, है ना, ये प्रश्न हमारा यही है। तो इसके अंदर और कौन कौन सी लोक कलाएं आ सकती, तो जैसे लोकगीत, लोक नृत्य, गायन, वादन, अभिनय, मूर्तिकला, काष्ठकला, धातुकला, हस्तकला आदि का समावेश लोक कलाओं के अंतर्गत ही होता है और हम इनको ऐसे ही डिटेल वाइज भी देख सकते हैं। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। पेज नंबर 44, इस पेज नंबर 44 पे हमको क्वेश्चन दिया हुआ है पठनीय के अंदर हमें प्रश्न मिला है, देश की आत्मा गाँवों में बसती है, गांधी जी के इस विचार से संबंधित कोई लेख पढ़िए तथा इस पर स्वमत प्रस्तुत कीजिए। तो देश की आत्मा गाँवों में बसती है, ये किसने कहा है, गांधी जी ने कहा है। यह तो हमें यहाँ मालूम पड़ गया। आप इसकी शुरुआत इस तरीके से भी कह सकते हैं कि गांधी जी ने कहा है कि देश की आत्मा गाँवों में बसती है, यहाँ से शुरुआत हो सकती है। या फिर आप चाहे तो इस तरीके से शुरुआत इसकी कर सकते हैं जैसा कि मैंने यहाँ पर शुरुआत किया हुआ है, आप देख सकते हैं। भारत देश की आत्मा गाँव में बसती है। और किसी कवि ने ये भी कहा हुआ है कि है अपना हिंदुस्तान कहाँ, यह बसा हमारे गाँवों में, यानी हिंदुस्तान कहाँ है तो वह हमारे गाँव में बसा हुआ है, उसी को हम मुख्य रूप से वास्तव में हिंदुस्तान कह सकते हैं। आगे हम देखते हैं, हमारे देश का वास्तविक मूल्यांकन यहाँ के गाँवों से ही संभव है। अगर
हम यहाँ के गाँव का मूल्यांकन करें तभी हम हमारे देश का मूल्यांकन कर सकते हैं। उन्हें किसी भी दृष्टि से अलग नहीं किया जा सकता। सोने की चिड़िया कहलाने वाले हमारे देश पर विदेशी आक्रमण और अंग्रेजों का आधिपत्य होने के बाद ही भारतीय गाँवों की दशा दयनीय हो गई। यानी यहाँ पर हमने देखा कि हम कह रहे हैं कि हमें गाँवों का मूल्यांकन करेंगे तभी हम हमारे देश का वास्तविक मूल्यांकन कर पाएंगे। उन्हें हम गाँवों को हम किसी भी दृष्टि से हमारे देश से अलग नहीं कर सकते, क्योंकि वो गाँव की समृद्धि थी जिसने हमारे देश को सोने की चिड़िया बनाया था। और हमारे देश पर जब विदेशी आक्रमण हुए, अंग्रेजों ने जब हमारे देश पर शासन किया, तो उसके बाद से ही जो है गाँव की दशा दयनीय हो गई, क्योंकि अंग्रेजों का तो मुख्य उद्देश्य क्या था, व्यापार करना है ना। इसलिए उन्होंने गाँव की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया और गाँव की दशाएं तब से जो बद से बदतर बनती चली गई कि उसको आज तक हम संभाल नहीं पाए जैसे संभालना चाहिए। तो भारतीय गांवों की दशा अंग्रेजों के आधिपत्य के बाद में दयनीय हो गई। यह सभी के लिए चिंता का विषय भी बन गई है ना। आज तक ये हमारे लिए चिंता का विषय बनी हुई है। आजकल गाँव में अज्ञानता, बेरोजगारी और आजकल गाँव ये कुछ नहीं है ना। आजकल गांव अज्ञानता, बेरोजगारी और पिछड़ेपन का पर्याय बन गए हैं। अगर गांव का नाम लिया जाए तो हम सोचते हैं वहाँ तो अज्ञानता है, लोग पढ़े लिखे नहीं होते, रोजगार नहीं मिलता है, बेरोजगार लोग वहाँ रहते हैं, पिछड़े हुए लोग हैं, जो मानसिक रूप से पिछड़े हुए, वैचारिक रूप से पिछड़े हुए, इस तरह से हम गाँव के लोगों को या गाँव को समझने लगे हैं आजकल। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि भारत गाँव का देश है। गांव के विकास के बिना देश की उन्नति की कल्पना भी नहीं की जा सकती। यह तो हमारे यहाँ हर कोई बोलता है कि गांव के विकास के बिना हमारे देश की उन्नति हो ही नहीं सकती, उसकी कल्पना की ही नहीं जा सकती। गांव का समुचित विकास न होने से ही लोग शहरों की ओर पलायन करते हैं, यानी क्योंकि गांव का विकास नहीं हुआ है। गांव में अगर साधन नहीं है, अच्छे संसाधन नहीं है, तो फिर लोग क्या करेंगे, जहाँ अच्छे साधन है वहीं उसी तरफ जाएंगे। इसीलिए तो लोग गाँव से जो है शहरों की तरफ पलायन करते हैं, अर्थात शहरों में आ जाते। इसलिए गाँव की रचना फिर से स्थापित हो, संस्कार, रीति रिवाज, भाषा, बोली आदि का संरक्षण व संवर्धन किया जाना चाहिए। इसलिए अगर हम चाहते हैं, हम बोलते हैं ना कि गाँव से हर कोई यहीं चला आता है, बड़े बड़े शहरों में चला आता है, तो फिर हमें क्या करना चाहिए, उसके लिए हमको गाँव की रचना को फिर से स्थापित करना चाहिए। जैसे हमारी पहले रचना थी गाँव की, वैसे कर देना चाहिए। गाँव को फिर से खुशहाल, समृद्ध और संपन्न बना देना चाहिए। वहाँ के रीति रिवाज, वहाँ के संस्कार, वहाँ के बोली भाषा आदि का संरक्षण हमें करना चाहिए, उसका संवर्धन हमें करना चाहिए और उन सब चीज़ों को बढ़ावा देना चाहिए। खेती बाड़ी को बढ़ावा देना चाहिए, कृषि को बढ़ावा देना चाहिए। इसी बात को ध्यान में रखकर हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की थी, है ना। स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत मुख्य रूप से गाँव को स्वच्छ बनाने की शुरुआत हुई थी, जिससे कि गाँव की तरफ लोगों का कल बढ़े और जो लोग हैं वो गाँव की तरफ जाने का, वहाँ पर रहने के बारे में विचार करने लगे। इसके अंतर गाँव को स्वच्छ बनाना, सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराना, सभी प्रकार की आधारभूत सुविधाएं यहाँ पर लिखना चाहिए आपने, सभी प्रकार की सभी आधारभूत सुविधाएं यहाँ आप लिख लीजिए, है ना। आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना, रोजगार उत्पन्न करवाना, है ना। उसके बाद कृषि का विकास करना, सभी जीवनोपयोगी सुविधाएं उपलब्ध कराना आदि चीज़ें इसी के अंतर्गत आती हैं। आइए हम इसके अंदर और भी देख लेते हैं कि हम और क्या लिख सकते हैं। तो हम इसके अंदर और इस तरीके से लिख सकते हैं कि गाँव के विकास पर हमें लक्ष्य केंद्रित करके हम फिर से भारत को सोने की चिड़िया बना सकते हैं, है ना। गाँव के विकास पर अगर हम हमारी सरकार और हम लक्ष्य केंद्रित कर देंगे, लोग गाँव में रहना शुरू करेंगे, सरकार ने बनाई हुई नई नई नीतियों का लाभ उठाएंगे, तो हम फिर से भारत को सोने की चिड़िया बना सकते हैं और फिर से भारत के गाँव के लोगों को रहने का एक सर्वश्रेष्ठ स्थान बनाकर हम यही सिद्ध कर देंगे कि भारत की आत्मा भूतकाल में भी, वर्तमान काल में भी और भविष्य में भी सिर्फ और सिर्फ भारत के गांव ही होंगे या भारत के गांव ही रहेंगे। यानी हम अगर ये सब कर ले, मतलब गाँव का जो है उन्नति कर दे, प्रगति कर दे, उनका विकास कर दे, वहाँ कृषि में विकास लेकर आए, हर तरीके से उसका विकास कर दिया जाए, व्यवस्थित बना दिया जाए गाँव को, तो हम ये सिद्ध कर सकते हैं कल भी, आज भी और कल भी, हमेशा आने वाले समय में भी भारत की आत्मा सदैव भारत के गांव ही रहेंगे। इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं कि देश की आत्मा गांव में ही बसती है, अर्थात भारत की आत्मा गांव में ही बसती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें।
अगला क्वेश्चन ये पेज नंबर 46 पर है और ये श्रवणीय के अंतर्गत आया है, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि इसकी जानकारी थोड़ी सी हो जाना चाहिए। चाहे ये क्वेश्चन हमें एग्जाम में आए ना आए, लेकिन जानकारी होना बुरी बात नहीं है, क्योंकि अभी आप बढ़ती उम्र के बच्चे हो, आपको ये सारी चीज़ें मालूम होना चाहिए। तो महाराष्ट्र में चलाए जाने वाले लघु उद्योगों की जानकारी रेडियो या दूरदर्शन पर सुनिए और इसके मुख्य मुद्दों को लिखिए। तो हम इसके अंदर देखते हैं कि क्या क्या होता है। तो महाराष्ट्र में, अब हमें महाराष्ट्र के लघु उद्योग के बारे में लिखना है, तो हम लिखेंगे महाराष्ट्र में कई तरह के लघु उद्योग चलाए जाते हैं, जैसे गुड़ बनाना, मुर्गी पालना, मोमबत्ती बनाना, अगरबत्ती बनाना, साबुन बनाना, बकरी, भैंस और गायों को पालना, सिलाई करना और अन्य कई लघु उद्योग आ सकते हैं जो मुझे याद नहीं आ रहे थे, तो मैंने इसके आगे लिखे भी नहीं है, तो आप लिख सकते हैं। देखिए यहाँ जगह बची हुई भी है ना, आपको कुछ याद आ जाए तो आप लिख सकते हैं। अब हम इसके मुख्य मुद्दे लिख सकते हैं। मुख्य मुद्दे में हमें सिर्फ दो ही चीज़ लिखना है, मतलब जो मुझे मुख्य लगी वो मैंने यहाँ पर लिखी है कि वो उद्योग जो 25 लाख से अधिक और 5 करोड़ से कम पूंजी का निवेश करके स्थापित किए जाते हैं वे लघु उद्योग की श्रेणी में आते हैं। ये हमारा नंबर 1 पॉइंट बन जाता है, ठीक है, मुख्य मुद्दों में। और दूसरा ये हो जाता है कि इस उद्योग का टर्नओवर, यानी इस लघु उद्योग का जो टर्नओवर है 5 करोड़ से कम और 50 करोड़ से अधिक नहीं होना चाहिए। ये हमारा दूसरा जो है यहाँ पर इसका मुद्दा बन जाता है। इसके अलावा और कई मुद्दे आ सकते हैं, लेकिन मुझे खूब ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगा नहीं, इसलिए मैंने इसको ज़्यादा नहीं लिखा है। आइए पेज नंबर 48 पर देखते हैं। पेज नंबर 48 के ऊपर हमारा इस लेसन का जो भाषा बिंदु बचा हुआ है उसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। और भाषा बिंदु के अंतर्गत आपको इस तरीके से क्वेश्चन दिए हुए हैं, ग्रामेटिकल क्वेश्चन, जिसमें काल परिवर्तन कीजिए। तो पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे ये है कि कोष्टक की सूचना के अनुसार निम्न वाक्यों का काल परिवर्तन कीजिए। अब हमें काल परिवर्तन के अंदर क्या करना है, यहाँ पे देखिए आपकी यहाँ हमको वाक्य दिया हुआ है, वाक्य के सामने हमें दिया है कि इसको इस काल में परिवर्तित कीजिए। जैसे लिखा है अली घर से बाहर चला जाता है, इसको हमें सामान्य भूतकाल में जो है परिवर्तित करना है। ये सामान्य वर्तमान काल का क्वेश्चन है, सेंटेंस है, और हमें इसे सामान्य भूतकाल के अंदर बनाना है। अब इसका सामान्य भूतकाल में हम इसे ऐसे बनाएंगे कि अली घर से बाहर चला गया। यह सामान्य भूतकाल है। सामान्य भूतकाल में कोई भी सहायक क्रिया आपको सहायक क्रिया के बाद में जो उसको ख़त्म होने के लिए जो एक मुख्य शब्द होता है, था वगैरह, ये नहीं मिलते हैं ना। दूसरा है आराम हराम हो जाता है, इसे हमें पूर्ण वर्तमान काल में और पूर्ण भविष्य काल में दोनों में ही हमें इसको बदलना है। तो हम इसको बदलेंगे, पहला पूर्ण वर्तमान काल में लिखेंगे हम आराम हराम हो गया है, और पूर्ण भविष्य काल में लिखेंगे आराम हराम हो चुका होगा। पूर्ण भविष्य काल है ना, कार्य हो चुका होगा ही ऐसा। सरकार एक ही टैक्स लगाती है, सामान्य भविष्य काल में हमें इसे बदलना है। हम लिखेंगे कि सरकार एक ही टैक्स लगाएगी, सामान्य भविष्य काल गाएगी। इसके आगे है आप इतनी देर से नापतोल करते हैं, इसे अपूर्ण वर्तमान काल में लिखिए, तो आएगा आप इतनी देर से नापतोल कर रहे हैं, ये हो जाएगा इसका अपूर्ण वर्तमान काल। नेक्स्ट देखते हैं, वे बाजार से नई पुस्तक खरीदते हैं, इसे हमें पूर्ण भूतकाल और अपूर्ण भविष्यकाल इसमें बदलना है। तो हम इसके लिए लिखेंगे कि उन्होंने बाजार से नई पुस्तकें खरीदी थी, पूर्ण भूतकाल, कार्य कंप्लीट हो चुका था। और हम इसमें अपूर्ण भविष्यकाल में लिखेंगे कि वे बाजार से नई पुस्तकें खरीदते रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं वाक्य, वे पुस्तक शांति से पढ़ते हैं। इसको हमें अपूर्ण भूतकाल यानी बीता हुआ कल, लेकिन कार्य हुआ है या नहीं पता नहीं, अपूर्ण है। तो वे पुस्तक शांति से पढ़ रहे थे, पर अब पूरी पड़ी यानी मालूम नहीं है। सातों तारे मंद पड़ गए, ये हमें ठेस लेसन से लिया गया है ना। सातों तारे मंद पड़ गए, अपूर्ण वर्तमान काल बनाना है। तो सातों तारे मंद पड़ रहे हैं, अपूर्ण वर्तमान काल की तो सीधी सी पहचाने, रहा है, रही है, रहे हैं। तो जैसे अपूर्ण वर्तमान काल में रहा है, रही है, रहे हैं, वैसे ही अपूर्ण भूतकाल में रहा था, रही थी, रहे थे, इस तरीके से आ जाता है। मैंने खिड़की से गर्दन निकालकर झिड़की के स्वर में कहा, इसे हमें अपूर्ण भूतकाल का वाक्य बनाना है। मैं खिड़की से गर्दन निकालकर झिड़की के स्वर में कह रहा
था। दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं, नीचे दिए गए वाक्य का काल पहचान कर निर्देशानुसार काल परिवर्तन कीजिए। हमें अब एक ही वाक्य दिया हुआ है और एक ही वाक्य को हमको अलग अलग कालों में परिवर्तित करना है और पहले तो उसका काल पहचानना है। वाक्य दिया है, मानू को ससुराल पहुंचाने में मैं ही जा रहा था। तो ये कौन सा काल है? अपूर्ण भूतकाल है। जा रहा था, गया या नहीं पता नहीं है ना, पहुंचाया या नहीं पता नहीं है। तो सामान्य वर्तमान काल में हम इसको बदलेंगे कि मानू को ससुराल पहुंचाने मैं ही जाता हूँ। ताहू, ती है, ताहे, ताहे, ती है, ते है, ये सब काय में आते हैं? सामान्य वर्तमान काल में। उसके बाद सामान्य भविष्य काल में इसी सेंटेंस को बदलना है और उसको हम बदलेंगे, मानू को ससुराल पहुंचाने मैं ही जाऊंगा, गागी गे। अपूर्ण भविष्य काल में बदलेंगे, मानू को ससुराल पहुंचाने मैं ही जाता रहूंगा। फिर से अपूर्ण भविष्य काल, जाता रहूंगा, है ना, हो सकता है जाता रहूंगा। अपूर्ण भविष्य काल है, पता नहीं भविष्य में पूर्ण होगा या नहीं होगा। पूर्ण वर्तमान काल, मानू को ससुराल मैंने ही पहुंचाया। पूर्ण वर्तमान काल, कार्य पूर्ण हो चुका है, मानू को ससुराल मैंने ही पहुंचाया है। उसके बाद में सामान्य भूतकाल। सामान्य भूतकाल में जैसे मैंने आपको बताया, सामान्य भूतकाल की पहचान है, अंत में था, थी, थे या है वगैरह इस तरीके का कुछ रहता ही नहीं है। तो वो है, मानू को ससुराल पहुंचाने में ही गया। अपूर्ण वर्तमान काल की बात करेंगे तो मानू को ससुराल पहुंचाने में ही जा रहा हूँ, क्योंकि ये अभी वर्तमान काल में कार्य चल रहा है पर अभी पूर्ण नहीं हुआ है, अपूर्ण है, इसलिए जा रहा हूँ। पूर्ण भूतकाल में देखेंगे, मानू को ससुराल पहुंचाने में ही गया था, क्योंकि कार्य पूर्ण हो चुका था, वो पहुंचा के आ चुका है और अब उस बात को किसी को बता रहा है। पूर्ण भविष्य काल में हम इसको बदलेंगे तो मानू को ससुराल पहुंचाने में ही जा चुका हूँगा। आजकल इस तरीके के कालों को नहीं पूछा जाता है, लेकिन हमारे इस बुक में दिया हुआ है तो हमने इसको कर लिया है। भविष्य काल में आजकल सिर्फ सामान्य भविष्य काल ही मान्य रह गया है। अंत में हमारा अंतिम प्रश्न है उपायोजित लेखन का, जिसके अंतर्गत दिया हुआ है कि पुस्तक प्रदर्शनी में 1 घंटा विषय पर 80 से 100 शब्दों में निबंध लेखन कीजिए। पेज नंबर 48 पर आपको दिया हुआ है। आइए हम इसके निबंध को देख लेते हैं कि किस तरीके से हमें इसको लिखना है। तो हम देखते हैं कि पुस्तक प्रदर्शनी के ऊपर हम इस तरीके से लिखेंगे। आइए इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं हम, ताकि आपको अच्छे से क्लियर से दिख जाए। तो अब देखते हैं उपायोजित लेखन। पुस्तक मेले में यहाँ पर आपको 1 घंटा दिया हुआ है, मैंने यहाँ 2 घंटे के ऊपर लिखा है, क्योंकि ये लोकवाणी 10th के लोकवाणी में जो है 4 हाथ चांदना लेसन है, उसके अंदर भी यही पोयम दिया हुआ है। और शायद आपको मालूम होगा, आपके क्लास में लोकवाणी के भी स्टूडेंट होंगे। तो देखते हैं अब हम इसमें क्या लिख सकते हैं। तो पुस्तक मेले के अंदर 2 घंटे, आप इसको अंत में हमने 1 घंटा या 2 घंटे की बात कही है, वहाँ पर जाकर आप 1 घंटा लिख सकते हैं। तो देखिए, पुस्तकें अनमोल होती हैं, वे हमारी सबसे अच्छी मित्र होती हैं, है ना। यहाँ पर हमें ये पता होना चाहिए कि पुस्तकें जो होती है वो अनमोल होती है, हमारी सबसे अच्छी मित्र होती हैं, क्योंकि वे ज्ञान की भंडार है, उसमें हमें ज्ञान का भंडार प्राप्त होता है। व्यक्ति आते हैं, चले जाते हैं, परंतु उनके श्रेष्ठ विचार, ज्ञान, उपदेश, संस्कृति, सभ्यता, सभी मानवीय मूल्य हमारे पास पुस्तकों के रूप में सदा जीवित रहते हैं। जो किताबें लिखते हैं वो एक समय के बाद में मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन उनके द्वारा लिखे गए उपदेश, ज्ञान, वो हमें उनकी मृत्यु के बाद में भी सदैव उनको जीवित रखते हैं और उस ज्ञान को हम प्राप्त कर सकते हैं आजीवन। उसके बाद में हमने लिखा है, उनका विनाश नहीं होता, यानी किताबों का विनाश नहीं होता, वे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को प्राप्त होते रहते हैं। ये उनके विचार, लेखकों के विचार, ये कभी नष्ट नहीं होते, ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को पहुंचते रहते हैं। जैसे हमारे वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत आदि, इनके विचार देखो कईयों लाखों वर्ष पहले इनको लिखा गया है और आज भी हम इनके बारे में जानते हैं। अगर ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में नहीं आए हुए होते, अगर इन्हें किताबों में लिखकर नहीं रखा गया होता, तो क्या आज हम इनको पूरी तरीके से और अच्छी तरीके से जान सकते थे? नहीं। आइए हम आगे देखते हैं। मैं पुस्तक प्रेमी हूँ। अब हम यहाँ से मुख्य रूप से जो है पुस्तक मेले के बारे में लिख रहे हैं, पर हमें पहले पुस्तक क्या है, क्यों हमें पसंद होना चाहिए, उसमें क्या होता है, ये एक इंट्रोडक्शन देना जरूरी है। और इसके बाद में हम इसको यहाँ से पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे कि मैं पुस्तक प्रेमी हूँ, इसलिए शहर की सभी पुस्तक प्रदर्शनियों एवं मेलों में मेरी उपस्थिति होती ही है। यानी जहाँ कहीं भी पुस्तक प्रदर्शनी यानी पुस्तकों का एग्जीबिशन होता है, वहाँ तो मैं हमेशा जाता ही हूँ। हाल ही में मेरे शहर में पुस्तक मेला आयोजित हुआ, यानी पुस्तक मेला लगा। मैं जब वहाँ दाखिल
मंजिल हुआ तो वहाँ पुस्तकों का अंबार देखकर खुश हो गया, यानी पुस्तकों का ढेर, अंबार, पहाड़ का पहाड़ देखकर मैं खुश हो गया। किताब लूँ नहीं लूँ, इसी उधेड़ बुन में मैंने अपने पसंदीदा लेखकों की किताबें देखना शुरू कर दिया। अब मैं कौन सी किताब लूँ, कौन सी न लूँ, क्या करूँ, इस चक्कर में जब मैं कंफ्यूज हो गया तो उसने क्या किया, अपने पसंद के जो लेखक है उनको देखना शुरू कर दिया। पुस्तकों पर कुछ प्रतिशत छूट दी जा रही थी। अब यहाँ पे हमने जो लिखा है ना, पसंदीदा लेखकों की किताबें देखना शुरू कर दिया, इसमें आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि मेरे पसंदीदा लेखक मुंशी प्रेमचंद है, फणीश्वर नाथ रेणु है, दिनेश भारद्वाज है, या आप इसमें रामधारी सिंह दिनकर है, इस तरीके से इनके नाम लिख सकते हैं, है ना। अब इसके आगे आप लिखेंगे इसके अंदर कि पुस्तकों पर कुछ प्रतिशत छूट भी दी जा रही थी। यह जानकर मैं ज़्यादा किताबें खरीदने के लिए लालायित हो गया था, यानी मुझे लालच आ गया कि कम कीमत में मिल रही है तो मैं ज़्यादा किताबें खरीद लूँ। मेरे पसंदीदा लेखकों की प्रसिद्ध किताबें खरीदने के बाद में मैंने देखा कि कुछ लोग किताबें खरीद रहे हैं तो कुछ लोग सिर्फ किताबें देख देख कर रखते जा रहे हैं। ऐसे भी लोग होते हैं ना, जिनको जो आते तो हैं लेकिन उन्हें कोई किताब समझ में नहीं आती या पसंद नहीं आती तो वो नहीं खरीदते, देख देख कर रखते जाते हैं। या कोई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें पुस्तकें पसंद ही नहीं होती है, पढ़ना पसंद ही नहीं होता है, पर सिर्फ एक आना है टाइम पास के लिए वो आ जाते हैं और किताबें देख देख कर रखते जाते हैं। तभी मैंने मोबाइल की ओर देखा, यानी यहाँ पर जो हम लिख रहे हैं हम अपने बारे में लिखेंगे कि तभी मैंने मोबाइल की ओर देखा, और यहाँ मैंने 2 लिखा, आप 1 लिख देना कि 1 घंटा कब बीत गया ये पता ही नहीं चला। अब मैं जल्दी से काउंटर पर बिल चुकाने पहुँच गया। बिल चुकाकर जब मैं बाहर आया मैं बहुत खुश था, क्योंकि मेरी पसंदीदा किताबें मेरे हाथों में थी। इस तरीके से आप जो है इसके अंदर लिख सकते हैं। उपायोजित लेखन के अंदर पुस्तक प्रदर्शनी में 1 घंटा विषय पर 80 से 100 शब्दों में निबंध लिखन, है ना। विद्यार्थियों, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ठेस इस लेसन का जो स्वाध्याय है खूब अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसमें आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर फिर भी आपको ऐसा कुछ लगता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर और पूछ सकते हैं। मैं सदैव आपके उत्तर देने के लिए तत्पर रहती हूँ। विद्यार्थियों, सिर्फ पढ़कर आगे मत बढ़ जाइए, मेरे इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी ज़रूर कीजिए। व्यूज़ तो खूब आ जाते हैं लेकिन इसके अंदर जो है लाइक्स नहीं आते हैं, आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा प्लीज़। इसी तरीके से मैं आपके लिए और अच्छे वीडियो बनाकर लेकर आऊँगी, क्योंकि आप जब सब्सक्राइब करते हैं, आपके लाइक्स मुझे देते हैं, तो मुझे नया वीडियो बनाने में जो है नया उत्साह आ जाता है। और मुझे लगता है कि हर छोटी से छोटी चीज़ को मैं आपको लिख कर बताऊँ, मैं आप तक पहुँचा दूँ, मतलब कोई भी छोटी से छोटी चीज़ भी आपके लेसन में से छूट न जाए। क्योंकि मुझे सिर्फ इतना पता है कि जो भी आपका पेपर बनता है वो आपके जो टेक्स्ट बुक होती है इसी में से बनता है। जो भी एक्स्ट्रा बाहर के क्वेश्चन बने हुए कहीं और रहते भी हैं तो उसमें से कुछ भी एग्ज़ाम के समय में इतना नहीं पूछा जाता जितना आपके इस पर्टिकुलर टेक्स्ट बुक में से ही पूछा जाता है। तो आप इस बात पे विश्वास रखिए, आप टेक्स्ट बुक को पूरी तरीके से पढ़ लीजिए, इसमें से कुछ भी छोड़िए मत। आपका पेपर एकदम अच्छा जाएगा और आपके मार्क्स भी एकदम अच्छे आएंगे। अभी मैं इसको कंप्लीट करने के बाद में ग्रामर के भी वीडियोस बनाने वाली हूँ, तो वो भी आप उस पर देख सकते हैं। तो विद्यार्थियों, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, लॉकडाउन के समय में बाहर मत जाइए। पढ़ाई का सब मटेरियल आपको मिल रहा है, इसलिए पढ़ाई करके और अपडेट रहिए। और मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि शेयर करने से, बांटने से ज्ञान बढ़ता है, कभी भी कम नहीं होता। इस बात को अपने दिमाग में सदैव बनाए रखिए। जितना हो सके किसी को नहीं आ रहा है उसको समझाने का प्रयत्न कीजिए। जब आप किसी को कोई चीज़ समझाएंगे, कोई प्रश्न समझाएंगे, उसका उत्तर समझाएंगे, तो आपको वो प्रश्न बहुत अच्छे तरीके से और आपके दिमाग में बैठ जाएगा और आप उसको खूब अच्छे से लिख पाएंगे एग्ज़ाम के समय में। तो यह बात मेरी मान कर देखिए और ज्ञान को बांटिए, ठीक है। तो मेरे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, हो सके तो शेयर भी कीजिए। धन्यवाद, नमस्ते।